तो बच्चों कैलोरीमेट्री में उतना ही था, वहाँ पे टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट हीट 1 का नेक्स्ट पार्ट में लेके चलूँगा, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक केवल हीट क्या था, टेम्परेचर क्या था, उसको मेजर कैसे करना है, इंटरमिक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब बातें हमने फर्स्ट पार्ट में की। ठीक, अब सीखेंगे कि अगर एक बॉडी हॉटर है तो उससे कोल्डर बॉडी के तरफ हीट कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हीट 1 इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज आवर नेक्स्ट पार्ट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र, कोई भी एक पार्ट आप समझ सकते हो। तो जो मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को पढ़ने के लिए, वो 3 मोड्स होते हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन कौन से हैं? नंबर 1 is conduction, number 2 is convection, and number 3 is radiation. ठीक है, तो 3 तरीके से कंडक्शन हो सकता है। तो 3 में 2 पार्ट जो हैं उनको हमें डिटेल में पढ़ना है, और जो दूसरा है यानी कि जो थर्ड हुआ वो पार्ट हमें हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा। तो केवल इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है उसको समझते हैं, और रेडिएशन, कन्वेक्शन, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस मैं अभी निकाल लेता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफ़र होगा वो हीट किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा या फ्रॉम वन बॉडी टू डिफरेंट बॉडी ट्रांसफ़र होगा, मतलब उसको एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दीज टू रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, रिक्वायर्स मीडियम फॉर हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, सबसे पहले तो इनको मीडियम चाहिए, पहली बात, दोनों को। लेकिन ये जो है इसको नो मीडियम रिक्वायर्स, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफ़र। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। अब ये कौन सी नई बात है, तो इसके बारे में बस आप समझ लीजिए। इट यूजेस या थ्रू EM वेव। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में डिटेल हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं, एक चैप्टर ही बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इसलिए मैं डिटेल में कुछ भी बात मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बारे में गहराई में बिल्कुल हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, पर इतना आप जान लो क्योंकि ये एक वेव है तो इसके साथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, और EM वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन, वो c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से EM वेव प्रोपोगेट कर सकता है। ओके, और ये एक ट्रांसवर्स वेव ही है, इसकी प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है आपस में। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, इसके बारे में डिटेल में फिर आगे आप पढ़ते हैं। तो देखो, वेव की जरूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, और उसकी एनर्जी
कैसे वो ट्रांसफ़र होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ये जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन, ये मीडियम आप समझ सकते हैं, ये मोड समझ सकते हैं कि सन की रेज आपके पास पहुंचती है, तो सोचो सन कितने दूर में है और उसका जो हीट है, जो वार्मथ है, वो हम तक पहुंच जाता है। तो उसके लिए कोई मीडियम तो लगा नहीं है ना, कोई रॉड तो लगा के नहीं रखे कि वो गर्म हो रहा है और गर्म होकर यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र कर दे रहा है, उसको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। और सोचो वहाँ उतने दूर से हमारे अर्थ तक पहुँच जाता है हीट, तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत हाई होगा, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो लाइट के स्पीड के ही स्पीड से ईएम वेव ट्रांसफ़र होता है। बस रेडिएशन में इतना ही मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और कंडक्शन के बारे में मैं पहले पार्ट शुरू करूँगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, फिर दोनों को मीडियम चाहिए, तो फिर डिफरेंस कहाँ है कंडक्शन में और कन्वेक्शन में? तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए आपको एक रॉड जैसे ले लीजिए, कोई कंडक्टिंग रॉड भी हो सकता है या कोई भी ऐसा पार्टिकल, इसके इधर हॉटर आपने रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है एक, ओके। तो यहाँ से जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन के थ्रू, ठीक। तो जब ये कंडक्ट करता है ना हीट, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ओके, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और वाइब्रेशन के कारण वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, वो उसको मारता है जाके, ऐसे हिट करता है आसपास, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी हॉटर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कोल्डर मॉलिक्यूल के कंपेरेबल ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, कितना और कैसे होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन कोल्डर, ग्रेटर देन कोल्डर, ठीक है, पहली बात। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जैसे हीट गेन करेगा तो आप अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को जाके वो हिट करेगा, तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, फिर वो वाइब्रेशन फिर आगे पहुंचेगा, फिर वो भी डिस्टर्बेंस एक तरह से वो फ्लो होने लग जाता है। तो इस तरह से हीट का फ्लो होता है। तो क्या आप मीडियम के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो वहीं पर है मॉलिक्यूल, बस डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। तो यही डिफरेंस है कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल मीडियम पार्टिकल का मूव नहीं करता, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं डिफरेंस में कि कंडक्शन में और कन्वेक्शन में कहाँ डिफरेंस आ जाता है, उतना ही मैं बस लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं इसमें लिखने वाला। तो कंडक्शन में क्या है कि मीडियम पार्टिकल एज अ होल डू नॉट मूव, ठीक है, ओनली डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट्स, ठीक है। तो कंडक्शन किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकता है या एक रॉड के पूरे पार्टिकल में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप खाना जैसे कुक होता है तो उसमें जो भी मेटल पार्ट है वो गर्म होता है, और वो वार्मथ, वो हीट जो भी आप खाना रख रहे हो, कुकिंग चीज़ रख रहे हो, उस तक वो पहुंचा देता है। आप पानी गरम कर रहे हो या दूध गरम कर रहे हो, मिल्क गरम कर रहे हो, तो हीट पहले वो हॉटर जो मेटल बॉडी है वो होता है गरम, फिर वही हीट किस तक पहुंच जाती है, मिल्क तक या वाटर तक, ठीक है। तो गरम करके ट्रांसफ़र इसी तरह से किया जाता है, और ये कंडक्शन के थ्रू हुआ। तो आपको टच करना पड़ेगा तभी आप हीट फील कर पाएंगे। लेकिन अगर एक बॉन फायर है वहाँ पर और आप इतने दूर में बैठे हो तब भी आपको हीट फील हो रहा है, तो वो वाली जो हीट है ना वो रेडिएशन से पहुँच रहा है। साथ ही साथ कन्वेक्शन में आपको बता देता हूँ कि कहाँ डिफरेंस आएगा। अब मैं आप बता रहा था कि एक यूटेंसिल के अंदर वाटर भरा हुआ है और इसको आप गर्म कर रहे हो, तो चलो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लिया मैंने, तो ये इस मॉलिक्यूल को ही हीट केवल मिलेगा,
यहाँ का जो मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल गर्म होने के कारण लाइट हो जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो लाइट होने के कारण वो क्या होगा, ये ऊपर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये मूव करेगा तो ये गर्म है, ये गर्म जाकर वहाँ के जो मॉलिक्यूल है उसको हीट दे देता है, फिर वो ठंडा हो जाता है और ठंडा वाला फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या हुआ, जो मीडियम का पार्टिकल है वही उठकर जाता है और हीट प्रोपोगेट करके आ जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। इसमें मीडियम पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, या ऐसे लिखते हैं, मीडियम पार्टिकल्स एज अ होल मूव टू प्रोपोगेट हीट, ठीक है। सो अ कन्वेक्शन करंट इज सेटअप। ये कन्वेक्शन करंट एक टेक्निकल टर्म है, कन्वेक्शन करंट इसको बोलते हैं। ये ऐसे जो सेटअप हो गया ना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। करंट वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, 8-9 क्लास में, जिसमें बारिश कैसे होती है, ट्रॉपिकल रेनफॉल ऐसा कुछ था, जहाँ तक मुझे सही लग रहा है, आई डोंट नो, बट उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें सिखाया जाता है कि कैसे शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ऐसा कुछ। और उसका मैं बताता हूँ क्या है उसका मैकेनिज्म। दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है कि एयर जो है वो नीचे वाला गर्म होता है और लाइट होता है और वो ऊपर चला जाता है। कोल्डर एयर जो होते हैं वो होते हैं थोड़े हैवी, वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। तो इस कन्वेक्शन करंट सेटअप होने के बाद ये वाटर जो है ना वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। तो केवल कंडक्शन से ही नहीं, कन्वेक्शन से भी कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर में रखा जाए तो वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली हॉट हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जब वो ऊपर जाता है फिर वहाँ पे क्लाउड बनता है तो बारिश होती है। तो वो शाम होते होते ये चीज़ होता है कि 4-5 बजे के आसपास, इवनिंग में। तो जब भी गर्मी का मौसम रहता है तो देखना शाम में ही बारिश ज़्यादा होती है। कारण ये है कि कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है और होते होते उसको टाइम लगता है, तब जाके क्लाउड बनता है और वो रेनफॉल हो जाता है। तो ये चीज़ आप अभी भी फील कर सकते हैं अगर आप पानी गर्म करने के लिए नहाने के टाइम इमल्शन रॉड लगाते हो, तो रॉड के अगल बगल देखना वो एक करंट जैसा आपको दिखेगा कि कुछ ऊपर उठ रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो कन्वेक्शन करंट है। तो क्योंकि मीडियम पार्टिकल ही मूव करने लग जाते हैं तो इसीलिए उसको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है, उसकी मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए हमारे सिलेबस में कन्वेक्शन नहीं है। ओके, तो केवल कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले। ऑलराइट, तो सो कन्वेक्शन करंट इज सेटअप फॉर हीट ट्रांसफर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एटॉमिक लेवल में अगर बात किया जाए तो एटॉमिक लेवल में वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है हीट, वाइब्रेट होता है और अपने नेबर को ट्रांसफ़र कर देता है। मेटल्स में एक खासियत है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो गर्म करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो मूव करके फिर अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को तुरंत से जाकर हीट कन्वे कर देता है। इसीलिए जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो मेटल ही होते हैं और मेटल्स से हीट कंडक्ट करवा पाना रिलेटिवली फास्टर होता है, इसलिए मेटल को ही यूज़ किया जाता है कंडक्शन में। ओके, अब रेडिएशन के बारे में ईएम वेव यूज़ होता है, तो वो कैसे काम करेंगे ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पार्ट अपना क्या है, कंडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन। ओके, वैसे ये की पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके पहले कि मैं कंडक्शन डिटेल में शुरू करूं, मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं। क्या कि कंडक्शन अकर विद इन अ बॉडी और बिटवीन 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कंडक्शन या तो 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, उनके बीच में हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है फिर एक और बॉडी है, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर एक कोल्डर और यहाँ पर हॉटर बॉडी रखा हुआ है।
तो T1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है T2 से, तो कंडक्शन इसमें भी हो रहा है विद इन द बॉडी एंड बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट ऑल्सो, इनके बीच में भी कंडक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंडक्शन अकर विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ मास फ्रॉम वन रीजन ऑफ मीडियम टू अनदर। तो कन्वेक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि मास जो है, जो पार्टिकल है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, कि किसके अंदर, मीडियम के अंदर। तो मीडियम के पार्टिकल्स एज अ होल मूव करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कन्वेक्शन। रेडिएशन की बात क्या है? रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, विथ नो नीड फॉर मैटर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द बॉडीज। जैसे दो बॉडीज हैं, ये T1 और T2, इसके बीच में मैंने यहाँ पे बॉडी को कांटेक्ट में रखा है, तभी यहाँ से यहाँ हीट जा पा रहा है, तो वो कंडक्शन को चाहिए। लेकिन रेडिएशन के मोड से हीट ट्रांसफ़र करने के लिए दो बॉडी के बीच में कोई मतलब दो बॉडी जिसके बीच में हीट का ट्रांसफ़र करना है, उसके बीच में कोई भी मैटर की प्रेजेंस ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू रेडिएशंस, ठीक है ना। तो वो मैंने समराइज कर दिया कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अब कंडक्शन डिटेल में शुरू करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में आपको पता है कि एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए जैसे मैं A1 से 2 हीट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम T1 बॉडी टू T2 बॉडी, ओके, या फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, ठीक है। तो इसको कंडक्ट कराने के लिए मैं कंडक्शन मोड इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मुझे एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम जो है वो हमारे लिए एक मटेरियल होगी, ठीक है, एक रॉड में यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसके बीच में यहाँ पर इसको कनेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मटेरियल किस तरह से डाल रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी एक एरिया होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, और इसकी कोई लंबाई होगी, इस लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, तो मैं L ले लेता हूँ इसको, और इसकी एरिया होगी A, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट फ्लो कर रहा है वो हीट इस मीडियम के थ्रू आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब ये जो आगे बढ़ रहा है हीट, वो हीट किस तरह से होता है शुरुआत में वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझिए कि ये एक रेजरवायर है। क्या है? एक रेजरवायर। रेजरवायर का क्या मतलब है? रेजरवायर का मतलब है बहुत बड़ा सा एक ऐसा सोर्स है जिससे अगर आप कुछ हीट बाहर निकाल लें तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक हीट का फ्लो हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इससे जब हीट निकल गया तो इसकी टेम्परेचर भी तो चेंज हो जानी चाहिए। पर हमने इन दोनों बॉडीज़ को इस तरह से ट्रीट किया है कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये बहुत ही बड़ा बॉडी है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट है इसके पास, और इसके पास जब वो पहुँचता है तो हीट पहुँचने के बाद दोनों के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि इस पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा। तब स्टडी करने वाले हैं, ये एक रेजरवायर है। फ्रॉम अ हॉट बॉडी रेजरवायर द हीट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अच्छा, तो सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है। कुछ प्रोसेस क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ से यहाँ पर हीट पहुँचता है तो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है इस मीडियम का, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है वो हीट गेन करता है। वो हीट गेन करने के बाद उसकी टेम्परेचर बढ़ती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वार्मर है, जो हॉटर मॉलिक्यूल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। तो वाइब्रेट करने लग जाता है तो ये हीट अपने पास कुछ रखेगा। उसके बाद
अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को जाके डिस्टर्ब करेगा। तो समझ रहे हो, पहले वो हीट अपने पास लाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पहले धीरे धीरे ऐसे हो रहा था, फिर और बढ़ा, फिर जब तेज हो गया तब जाके वो उधर जाके हिट कर पा रहा होगा। तो कहने का मतलब है शुरुआत में पहले हीट अब एक नेबरिंग मॉलिक्यूल जो रिसीव करेगा वो अपने पास रखेगा और पार्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर करेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ से जो हीट आ रहा है वो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो अपने पास थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है और थोड़ा ट्रांसफ़र कर रहा है अपने नेक्स्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल को। अब ये काम खुद भी वही कर रहा है जो इसका जो पड़ोस वाला कर रहा था। उसके पास जो हीट पहुंचा उसका कुछ पार्ट उसने रखा और कुछ अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया, तो फिर वो यहाँ पे जाके पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो भी यही काम करता है, तो अल्टीमेटली यहाँ आते आते ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ तक ही हीट पहुँची या यहाँ तक ही हीट पहुँची या यहाँ तक ही हीट पहुँची, क्योंकि यहाँ आते आते ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ के मॉलिक्यूल खुद ही एब्जॉर्ब करते 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 ट्रांसफ़र कर रहे थे। अल्टीमेटली जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है उसके पास बहुत कम पहुँचा, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भी आगे नहीं पहुँचाया। फिर इस प्रोसेस को वापस से कंटिन्यू किया जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो फिर से ये नेबरिंग मॉलिक्यूल के पास पहुँचता है, इसके पास फिर से वो एब्जॉर्ब करता है। इस बार कम एब्जॉर्ब करेगा कि पहले से बहुत ज़्यादा थी इसके पास। फिर ये इसको देता है तो वापस से ये पहले का कंपेरेबल कम एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि पहले से भी हीट कुछ थी इसके पास। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस शुरू होगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, अल्टीमेटली फिर ये इसके पास पहुँच जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब जो भी हीट आप यहाँ से यहाँ दे रहे हो या यहाँ तक पहुँच रहा है, अब वो एक भी जूल या एक भी यूनिट हीट का एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी लिमिटेशन आ चुकी है, अब वो इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जो भी हीट अब यहाँ से वो लेने वाला है इस जगह से, वो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, वो जो भी हीट अब लेगा यहाँ से वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देगा अपने नेबर को। इसके पास जो पहुँचेगा वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देगा अपने नेबर को, ये अपने नेबर को। तो अल्टीमेटली जो भी हीट यहाँ से निकल रही है वो सारा हीट इसमें कांस्टेंट फ्लो करने लगेगा और सारा हीट वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसे समय को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट? इट इज अ स्टेट एट विच नो हीट is absorbed by any of the molecule of the medium। तो सारा हीट जो लेफ्ट एंड से आ रहा है वो राइट एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा, चाहे वो हो सकता है वो इधर से लॉस हो जाए रेडिएशन से या कन्वेक्शन से हीट लूज हो रहा था, अब वो भी नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब एब्जॉर्प्शन तो अंदर नहीं हो रहा है। इसके बारे में मैं बाद में टेक्निकल टर्म यूज करूंगा। इतना समझ लो कि जो भी हीट इधर से आ रहा है वो सारा का सारा दूसरे एंड में पहुंच रहा है, उस स्टेट को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। तो अंडर स्टेडी स्टेट क्या क्या बातें आप देख पा रहे हो स्टेडी स्टेट में? कि हीट जो इधर से फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, सारा का सारा फ्लो हो जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड पर। ठीक है, अच्छा, मैं इसके बारे में डिटेल भी और भी टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगा कि स्टेडी स्टेट से अब और क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। उसके पहले मुझे अंडर स्टेडी स्टेट इसका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसके बारे में मैं कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि किसी टर्म पे वो डिपेंड करता है, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रहा है। तो अंडर स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, दैट इज कंडक्शन वाला बात कर रहा हूं मैं, कंडक्शन। इसको मैं लिखूंगा dq बाई dt। q का मतलब क्या हुआ? हीट। q का मतलब क्या हुआ? हीट। तो dq बाई dt को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको एक और टर्म बोला जाता है, इसको बोला जाएगा हीट करंट। क्या बोलेंगे? हीट करंट। और हीट करंट को कैसे लिखेंगे? करंट वाला आई से लिखा करते थे ना, तो आई लिखेंगे। ठीक है, तो दिस
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt। अच्छा, मैं ऐसे ही मैं पूछता हूँ कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इन जूल पर सेकेंड, या इसको क्या बोलते हैं, वॉट। समझे? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस यूनिट में होगा? जूल पर सेकेंड में होगा या फिर वॉट में होगा। उसको हीट करंट भी बोलेंगे। ये ऑब्जर्व हो रहा है dQ/dt is found to depend on the area of cross section and the length of the rod। इस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब किस तरह डिपेंड कर रहा है, आप बिल्कुल अपने डेली वर्ल्ड से कनेक्ट करके इसको बता सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dQ/dt, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। विच वे? सोचो, अगर आप इस रॉड को और चौड़ा कर दो, ऐसे बढ़ा दो, तो क्या होगा? रेट ऑफ हीट का ट्रांसफर का क्या होगा? देखो, ऐसे कर दिए, एक और लगा दिया, ऐसे दो लगा दिए, ठीक है। तो आपने एरिया बढ़ा दिया, देखिए एरिया बढ़ा दिया ना, ऐसे। तो एरिया बढ़ने से क्या हुआ? ज़्यादा हीट फ्लो होगा, देख रहे हो? तो क्या इसका रेट ऑफ हीट बढ़ जाएगा? रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है? रेट ऑफ हीट बढ़ जा रहा है। इसका मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड बोल दो, चलो, यही जो मीडियम है अपना। चलो, अब लेंथ पे किस तरह डिपेंड करेगा? सोचिए, इन दोनों के बीच में मैं अब क्या कर रहा हूं, इसकी लंबाई बढ़ा दे रहा हूं, और दूर इतनी लंबी रॉड लगा दिया, ठीक है। तो पहले ऐसे था, अब आपने इतना दूर तक एक ऐसे लंबा सा एक रॉड लगा दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्या लग रहा है आपको कि अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा, पर आपने लेंथ जो है वो लंबी कर दी, अब एल डैश कर दिया। तो क्या लगता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वही रहेगा? क्या लगता है आपको? खुद भी समझ पा रहे हो कि अगर पहले एक कोई सा भी लोहे का कुछ एक ले लो, ऐसे आग में रखो, तो आपके हाथ तक हीट फ्लो करने का जो समय लग रहा था, अगर उसको और लंबी कर दो, बिल्कुल इतने दूर तक, और ऐसे आग में कनेक्ट करो, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रिड्यूस्ड इफ़ यू इंक्रीज लेंथ। तो बताओ किस तरह से डिपेंड करेगा ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ रॉड, ठीक। और एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो इसके टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, तो क्या रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगा? बिल्कुल। इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज आर मोर, देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो मोर। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दोगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, इस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक। तो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो dQ/dt इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगी, ऐसे। तो इसको आप लिख सकते हो I, है ना, हीट करंट, ओके। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा? अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है? जब लेफ्ट साइड से जितनी हीट निकल के आ रही है, वो सारा का सारा राइट साइड में पहुंच जा रही है, तब, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है?
एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये तभी आएगा जब अंडर स्टेडी स्टेट होगा। तो स्टेडी स्टेट के बारे में क्या से समझे, लेफ्ट साइड से जो हीट आ रहा है वो सारा का सारा राइट साइड में जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तभी पॉसिबल है जब थोड़ा समय दो, तुरंत से ये चीज नहीं होगी। तो जो तुरंत से होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट स्टेट यहाँ पे हो रहा था, इस चीज को क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट। अब ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, जिसमें हीट का फ्लो जो है वो अनइवन है ना, कुछ दूर तक कुछ होगा। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी जो है ना वो अलग अलग हो, रेट से फॉल हो रहा होगा। ये सब डिटेल में अभी बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो डिटेल में क्या बात करेंगे कि टेम्परेचर का कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्या फॉल हो रहा है। मैं बस सिंपल सी एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है ये कब ट्रू होगा? ये तभी ट्रू होगा जब स्टेडी स्टेट रहेगी, ठीक है। तब ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है I इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 बाई एल। अब ये K क्या है? ये हमारे लिए न्यू टर्म आ गया, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस K? तो K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा। अगर K ज्यादा है तो दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो K मोर देन गुड कंडक्टर या गुड कंडक्टर का K ज्यादा होगा, K कम पुअर कंडक्टर, ठीक है। ये इसका मेजर हो गया। K डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। तो गुड कंडक्टर का K ज्यादा होगा ऑन मटेरियल। अब इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा ये आप लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है। मैं आपको आप पे छोड़ता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तब तक इसको आप कॉपी कर लो और इसको ट्राई करो K का यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। ओके, तो आइए इसकी यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की क्या आ रही है। तो देखो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ उसमें मैंने कहा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को I ले लेते हैं। ओके, I ले लेते हैं, आ जाओ। तो ये I हो गया, तो I को क्या लिखेंगे? K A T1 माइनस T2 को डेल्टा T लिख देता हूँ बाई L, ठीक। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या लिखोगे? K इज इक्वल्स टू I इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से आप यूनिट भी बना सकते हैं और डायमेंशन भी। तो यूनिट क्या आ रहा है? यूनिट ऑफ K क्या आएगा? देखो ये क्या था? वॉट था, ये वॉट था, है ना। दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज जूल पर सेकेंड। तो ये वॉट लेंगे और ये बन गया वॉट, और L मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा मीटर, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? मीटर, और इसका डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में केल्विन लेंगे। डिग्री सेल्सियस भी डिफरेंस तो उतना ही देगा, सही है, क्योंकि डेल्टा टी की बात हो रही है। तो चाहे केल्विन में आप करो या डिग्री सेल्सियस में करो, डिफरेंस उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक। अब आपको डायमेंशन स्टैब्लिश करना है। तो डायमेंशन क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी बात हो जाए तो आ जाओ। डायमेंशन के लिए क्या करना होता है? आप डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से क्रिएट कर लो, है ना। ये क्या बन गया? वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, और ये क्या है? मीटर, ये है केल्विन। तो इन दोनों में तो चलो L और K लगा देंगे, पर इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट। तो ये वॉट है, जूल पर सेकेंड है ना। तो इसको लिखेंगे mL स्क्वायर, T-2 अगर करो तो वो वर्क हुआ, है ना। पर एक बार और डिवाइड कर रहे हो तो -3 हो गया। तो ये पावर का डायमेंशन हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है? मीटर के कारण L आएगा और केल्विन का केल्विन ही रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ से एक L कम हो गया, तो क्या आंसर आ रहा है M L T माइनस 3 इंटू K माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन है, किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन और यूनिट्स दोनों ही आपको पता होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब ये दोनों आपको याद रखना है, अगर नहीं भी याद है तो यूनिट को आप डिराइव कर सकते हैं, तो डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी एक नया टर्म आया जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एक गुड कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा और एक पुअर कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, चलो अब इसको आगे थोड़ा और रिसर्च करके देखते हैं और इस पे थ्योरी डेवलप करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि हीट का जो फ्लो होता है, उस हीट फ्लो रेट को I से भी डिनोट कर सकते हैं और उसको क्या लिखते हैं? KA T1 माइनस T2 बाई L। ये हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ सभी टर्म्स के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। इसको क्या बोलेंगे? हीट फ्लो रेट। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गई। यहाँ पर ये जो टर्म है ना, इसको एक साथ लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 बाई L। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। देखो, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इस ये टर्म को बोल सकते हो, जिसको एक टेक्निकली एक टर्म बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। जब भी लेंथ से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं वो उसका ग्रेडियंट होता है। आगे 12th में और चैप्टर्स मिलेंगे, उसमें भी आपको कुछ टर्म मिलेगा जिसमें ग्रेडियंट लिखा रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट और भी चीज़ें मिलेंगी जिसमें ग्रेडियंट वर्ड लिखा रहेगा, है ना। तो ग्रेडियंट का मतलब है लेंथ से डिवाइड करना, पर यूनिट लेंथ उसकी वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, जिसमें क्या माना था? अंडर स्टेडी स्टेट, मतलब कोई भी टेम्परेचर का जब वेरिएशन देख रहे हो तो टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो पर यूनिट लेंथ, मतलब एक कांस्टेंट रेट से वेरी कर रहा है। टेम्परेचर का वेरिएशन एक कांस्टेंट रेट से वेरी कर रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर का वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म वे में हो, तब फिर ये जो लिखने का तरीका है ये बदल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा देखते हैं। इफ टेम्परेचर वेरीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे, along length of cylinder, मैं इसको सिलेंडर बोल रहा हूँ, सिलिंड्रिकल लेंथ या कंडक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल शेप के लिए ही ट्रू है, जहाँ पे ये एरिया जो है वो ऐसे है, इस तरह से। ठीक है, तो इफ टेम्परेचर वेरीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर मैंने ले लिया, in that case the temperature gradient is written as temperature gradient can be written as like this। अब इसको x डायरेक्शन में मैं कंसीडर करूंगा, ये x इस डायरेक्शन में ले लूंगा। ठीक है, तो x इधर लेने पर ऐसे x है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन x आगे बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आप एक साथ स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएशन किस तरह हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है।
नॉन यूनिफॉर्म मतलब है, पता चल जाएगा फंक्शन वंक्शन कुछ ना कुछ गिवन होगा, बट क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है इसीलिए आप इसको क्या करोगे कि बिल्कुल छोटा सा वेरिएशन देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन आप यूनिफॉर्म मान सकते हो, क्योंकि जब भी नॉन यूनिफॉर्म की बातें होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे यानी कि एलिमेंटल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का पार्ट आ जाता है। ठीक, तो वही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ। इन दैट केस द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स dt बाई dx। ठीक है, ये x में छोटा सा वेरिएशन, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में वेरिएशन। लेकिन इस चीज़ को मैथमेटिकली भी और जो फिजिकल है वो दोनों बात सही होना चाहिए, मतलब आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो और जो मैं मैथमेटिकली लिखना चाह रहा हूँ वो दोनों सेम होना चाहिए। वो कैसे? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप dt का मतलब टेम्परेचर में चेंज लिख रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टेम्परेचर फॉल होने लगेगा, तो इसीलिए मुझे एक माइनस भी यहाँ लगाना चाहिए, माइनस dt बाई dx। तो माइनस क्या सिग्निफाई करता है बच्चों? माइनस सिग्निफाई करता है कि करंट फ्लोज अलोंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कौन सा करंट? हीट करंट। हीट करंट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको मैं करंट बोल रहा हूँ। तो हीट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जिधर टेम्परेचर कम होगा उधर ही हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, इन दैट केस द जनरलाइज स्टेटमेंट या जनरलाइज इक्वेशन ऑफ दिस हीट कंडक्शन कैन बी रिटन एज, therefore generalize equation of heat transfer। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। देखिए Q को क्या बोलेंगे? हीट, उसका फ्लो हो रहा है, तो dq बाई dt रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया, है ना, इसको मैं dq बाई dt लिख रहा हूँ, and that should be equals to minus Ka dt by dx। ठीक है, तो इस बार टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx है, और माइनस क्या सिग्निफाई करता है? दैट हीट फ्लोज इन द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो माइनस बस ये सिग्निफाई कर रहा है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ हमने ऑलरेडी एक माइनस लगा रखा है जो कि T1 माइनस T2 में छुपा हुआ है, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो T2 का टर्म छोटा है और T1 का टर्म बड़ा है, बट आप L बड़ा कर रहे हो तो टेम्परेचर कम कर रहे हो। देखते जाओ, L जैसे जैसे बढ़ेगा या x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपने ऑलरेडी एक पॉजिटिव टर्म ले रखा है, यानी कि आप पहले ही आप टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव लेके चल रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिएशन नहीं पता चलेगा तो आप जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसे यूज़ करने वाले हो। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव होकर पॉजिटिव बन जाता है। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट और नेगेटिव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरलाइज वे में ऐसे लिखा जाता है, और माइनस सिग्निफाई करता है कि जो हीट है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर के अलोंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब से इस टाइप के इक्वेशन को यूज़ करेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म है, या जनरलाइज तरीके से आप ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को या ये जो इक्वेशन है वो फोरियर ने दिया था, तो इसको बोला जाता है फोरियर्स इक्वेशन। तो फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो रेट अक्रॉस सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ऑल्दो मैंने सिलिंड्रिकल लिखा है, बट आप हर वो शेप में लगा सकते हो जो इस तरह से वेरिएशन हो, जहाँ एरिया और लेंथ का रिलेशन आपको पता हो, वहाँ हर जगह लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो फोरियर ने ये इक्वेशन बनाया था। ओके, तो इसको आप तब यूज़ करोगे जब आपको पता नहीं है कि एरिया कांस्टेंट है, कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, या टेम्परेचर का वेरिएशन कांस्टेंट है या नहीं। टेम्परेचर का वेरिएशन कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि या तो थर्मल का कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होगी या एरिया कांस्टेंट नहीं होगा, तभी टेम्परेचर का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने टर्म यूज़ किया था स्टेडी स्टेट, तो उसके बारे में आप इस इक्वेशन से काफ़ी चीज़ें बता सकते हो। अगर स्टेडी स्टेट रहेगा तो
तो ये जो dt बाई डी एक्स है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हीट का जो इनकमिंग फ्लो है, कहीं से 2-3 जगह से अगर हीट आ रहा है तो हीट बाहर कहीं लॉस नहीं हो रहा होगा, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी टर्म मैं आपको लिखा देता हूँ, इसको लिख लो पहले। तो स्टेडी स्टेट मैंने क्या बताया आपको कि स्टेडी स्टेट में dt बाई डी एक्स ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हीट किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है वो सारा का सारा ट्रांसमिट भी हो जाएगा दूसरे एंड पर, ठीक है। जो भी हीट इधर से आ रहा है वो सारा का सारा हीट दूसरे एंड में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो Q जो है Q मान लो Q1 इन कर रहा है और इधर कुछ लॉस भी हो रहा होगा Q2, और इधर अगर Q3 पहुंच रहा है तो आप बोल सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये आप 100% बोल सकते हो। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कोई भी हीट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं करते, तो जो भी हीट एक साइड से आता है वो सारा हीट दूसरे एंड पर ट्रांसमिट हो जाएगा, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इन स्टेडी स्टेट dt by dx is constant means temperature gradient is constant. Second, no heat is absorbed by the conductor. इसका मतलब जो भी हीट वन ऑफ द एंड से आ रहा है वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, ये भी आप लिख लेना कि हीट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ट्रांसमिटेड टू द अदर एंड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये आप खुद से लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है लैग्ड। लैग्ड का क्या मतलब है, लैग्ड का मतलब है कि हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कंडक्टर से हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ इंसुलेटेड मटेरियल ऐसे लगा रखा है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हीट का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। नो हीट इज लॉस्ट, ठीक है, नो हीट इज लॉस्ट थ्रू कंडक्टर। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, टेक्निकल मीनिंग है कि जो थर्मल करंट है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हीट अगर लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो इज कांस्टेंट, ठीक। लेकिन वही चीज़ अगर अनलैग्ड हो, अनलैग्ड, तो अनलैग्ड का मतलब क्या है, हीट का लॉस हो रहा है, तो हीट लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अब रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, कहीं कहीं से लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब एक कांस्टेंट रेट से हीट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसको आप क्या बोलोगे कि आई थर्मल करंट इज नॉट कांस्टेंट, ये बात है, और इसमें थर्मल करंट इज कांस्टेंट। तो ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आगे यूज होने वाले हैं, इसका आपको फिजिकल मीनिंग क्या है और यहाँ पे मैथमेटिकली क्या समझ रहे हैं वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, एक भी मटेरियल कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, जो भी हीट इधर से आएगा वो सारा ट्रांसमिट कर देगा, इसका मतलब हीट करंट जो है वो कांस्टेंट है, ये भी आप कह सकते हो यहाँ पे हीट करंट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इन दैट केस इट हैज़ टू बी लैग्ड, मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग में, ठीक है। अच्छा, अंडर लैग्ड सिचुएशन, लैग्ड सिचुएशन मतलब सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, और इसमें क्या होगा, थर्मल करंट कब कांस्टेंट होगी, जब ये स्टेडी स्टेट में रहेगा, समझ रहे हो, स्टेडी स्टेट में लैग्ड पे रहेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पहली चीज़ तो ये, कोई भी मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, और अनलैग्ड का मतलब हीट लॉस हो रहा है सराउंडिंग में, तो लॉस होने के मतलब क्या हुआ कि थर्मल करंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल देखेंगे, मतलब टेम्परेचर का पोजीशन के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, किसी भी जगह पे आप एग्जैक्ट टेम्परेचर कैसे निकाल पाएंगे किसी भी कंडक्टर में, ठीक, और उसका ग्राफ भी देखेंगे कैसे कैसे वेरी करता है, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक आइसोथर्मल सरफेस का एक पॉइंट है, उसको भी समझ लेना इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है, इट इज द सरफेस ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द हीट फ्लो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले समझो कि कौन सा सरफेस कहलाता है आइसोथर्मल, जहाँ पे
सभी पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम है, वो ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, अब आइसोथर्मल सरफेस का फायदा क्या है या उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि हीट फ्लो इन आइसोथर्मल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर जो फ्लो होता है वो हीट। तो आपने कहीं देखा आइसोथर्मल सरफेस, उसको मैं फील दिलाता हूँ, कहाँ आपने देखा होगा, पहले मैं पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द आइसोथर्मल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक। तो देखिए जैसे कभी भी अगर आप ऐसे पेज को ऐसे आग लगाएं, है ना, इस तरह से आग लगाएं, तो जब भी आप बिल्कुल सेंटर पे आप आग लगाओगे तो ये आग कैसे फैलती है, इस तरह से फैलेगी, ऐसे फैलेगी, ऐसे ऐसे ये सरफेसेस को वो बर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये जो सरफेस था ना, उसके हर इस पॉइंट पर यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर सभी जगह सेम था, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सेम था। तो हीट का फ्लो आपने क्या ऑब्जर्व किया? हीट का फ्लो जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा होगा इस तरह से। ये क्या है, कहलाता है आइसोथर्मल सरफेस। और हमारे पास क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे बल्ब है, बल्ब, छोटी सी बल्ब है, तो इस बल्ब से जब भी रोशनी बाहर निकलती है तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस से हीट किस तरह फ्लो होगी? तो हीट इस तरह से फ्लो होती है, ऐसे चारों तरफ में, ठीक है। अगर आप कभी भी हीट आप फील करें, ऑल्दो ये लाइट है पर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, हीट भी जो फ्लो होता है ना वो इस तरह से फ्लो होता है। इसका मतलब इसका आइसोथर्मल सरफेस किस तरह से होगी? ऐसे होगी। इसको वो स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा। ये एक स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस है, ठीक है। तो हर स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या अगर एक पॉइंट सोर्स हुआ तो उसके लिए जो आइसोथर्मल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। पर ऐसा नहीं है कि केवल यही दो पॉसिबल है, हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे एक प्लेन है, प्लेन, तो अगर प्लेन के लिए आप देखोगे तो आइसोथर्मल सरफेस कुछ इस तरह से क्यूबॉइड वाले में, अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसा, तो इसमें अगर आप आइसोथर्मल सरफेस देखोगे, यही अगर आइसोथर्मल सरफेस है तो हीट फ्लो किस तरह से होगी? उल्टा मैं बात कर रहा हूँ, तो हीट फ्लो कुछ इस तरह से होगी। देखिए ये है आइसोथर्मल सरफेस, कोई भी एक टुकड़ा ले लिया आपने, और हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होने वाले, ऐसे इस तरह से हीट फ्लो होगी। हमेशा हीट का फ्लो कैसा होता है? आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आइसोथर्मल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हीट फ्लो होगी। मतलब हर ये एक सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट देकर जाएगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने पढ़ लिया है, उस पर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेजरवायर है, हीट रेजरवायर, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ओके। और यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड। तो सिलिंड्रिकल रॉड पर आपने देखा कि हीट का फ्लो किस तरह से होता है? इस तरह से हीट का फ्लो होता है, ओके। तो यहाँ पर आइसोथर्मल सरफेस आप किस तरह से कंसिडर करोगे? आइसोथर्मल सरफेस अगर आप देखें तो आइसोथर्मल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला सरफेस होगा। तो हर इस क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, हर इस सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप कट करके बाहर निकाले, ऐसे कट करके बाहर निकालेंगे तो ऐसा एक सरफेस बनेगा, ओके, इस तरह का सरफेस बनेगा। सरफेस में जो हीट है ना बच्चों, हीट वो इसके परपेंडिकुलर फ्लो होने वाला है, ऐसे फ्लो होने वाला है। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। तो कभी भी आप अगर इस कंडक्शन को आप देखें जो रॉड के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू फ्लो हो रहा था, तो इसमें आप यूज मत होना कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है। टेम्परेचर इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक में, पूरे में हर मॉलिक्यूल में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे टेम्परेचर वेरी करेगा, ओके। अगेन इफ यू गो फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस, टेम्परेचर विल चेंज। तो टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, बट टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट दिस सरफेस, थ्रू आउट द
क्रॉस सेक्शनल सरफेस, उस पर टेम्परेचर पूरे में सेम रहेगा, तो दैट सरफेस या दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, तो द क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ ऑल द सिलिंड्रिकल रॉड सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे मॉलिक्यूल में सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं कि टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरह से होगा स्टेडी स्टेट, और किसी भी एक पॉइंट पर आप टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते। तो लेट अस स्टार्ट द टेम्परेचर प्रोफाइल ड्यूरिंग कंडक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक आइसोथर्मल सरफेस का एक पॉइंट है, उसको भी समझ लेना इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है? इट इज द सरफेस ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द हीट फ्लो। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले समझो कि कौन सा सरफेस कहलाता है आइसोथर्मल, जहाँ पे सभी पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम है। वो ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अब आइसोथर्मल सरफेस का फायदा क्या है या उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि हीट फ्लो इन आइसोथर्मल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर जो फ्लो होता है वो है हीट। तो आपने कहीं देखा है आइसोथर्मल सरफेस? उसको मैं फील दिलाता हूँ, कहाँ आपने देखा होगा। पहले मैं पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द आइसोथर्मल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक, तो देखिए जैसे कभी भी अगर आप ऐसे पेज को ऐसे आग लगाएं, है ना, इस तरह से आग लगाएं, तो जब भी आप बिल्कुल सेंटर पे आप आग लगाओगे तो ये आग कैसे फैलती है? इस तरह से फैलेगी, ऐसे फैलेगी, ऐसे ऐसे ये सरफेसेस को वो बर्न करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस था ना, उसके हर इस पॉइंट पर यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर सभी जगह सेम था। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सेम था। तो हीट का फ्लो आपने क्या ऑब्जर्व किया? हीट का फ्लो जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा होगा इस तरह से। ये क्या है, कहलाता है आइसोथर्मल सरफेस। और हमारे पास क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे बल्ब है, बल्ब, छोटी सी बल्ब है, तो इस बल्ब से जब भी रोशनी बाहर निकलती है तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस से हीट किस तरह फ्लो होगी? तो हीट इस तरह से फ्लो होती है, ऐसे चारों तरफ में। ठीक है, अगर आप कभी भी हीट आप फील करें, ऑल्दो ये लाइट है पर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, हीट भी जो फ्लो होता है ना वो इस तरह से फ्लो होता है। इसका मतलब इसका आइसोथर्मल सरफेस किस तरह से होगी? ऐसे होगी। इसको वो स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा। ये एक स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस है। ठीक है, तो हर स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। या अगर एक पॉइंट सोर्स हुआ तो उसके लिए जो आइसोथर्मल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। पर ऐसा नहीं है कि केवल यही दो पॉसिबल है, हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे एक प्लेन है, प्लेन, तो अगर प्लेन के लिए आप देखोगे तो आइसोथर्मल सरफेस कुछ इस तरह से क्यूबॉइड वाले में, अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसा, तो इसमें अगर आप आइसोथर्मल सरफेस देखोगे, यही अगर आइसोथर्मल सरफेस है तो हीट फ्लो किस तरह से होगी? उल्टा मैं बात कर रहा हूँ, तो हीट फ्लो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, ये है आइसोथर्मल सरफेस, कोई भी एक टुकड़ा ले लिया आपने, और हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होने वाले, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हीट फ्लो ऐसे। तो हमेशा हीट का फ्लो कैसा होता है? आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आइसोथर्मल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हीट फ्लो होगी। मतलब हर ये एक सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो हमने पढ़ लिया है उस पर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिजर्वायर है, हीट रिजर्वायर, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। ओके, और यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड। तो सिलिंड्रिकल रॉड पर आपने देखा कि हीट का फ्लो किस तरह से होता है? इस तरह से हीट का फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर आइसोथर्मल सरफेस आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे? आइसोथर्मल सरफेस अगर आप देखें तो आइसोथर्मल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला सरफेस होगा। ठीक है, तो हर इस क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, हर इस सरफेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप कट करके बाहर निकाले
ऐसे कट करके बाहर निकालेंगे तो ऐसा एक सरफेस बनेगा। ओके, इस तरह का सरफेस बनेगा और इस सरफेस में जो हीट है ना बच्चों, हीट वो इसके परपेंडिकुलर फ्लो होने वाला है, ऐसे फ्लो होने वाला है। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, तो कभी भी आप अगर इस कंडक्शन को आप देखें जो रॉड के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू फ्लो हो रहा था, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है। टेम्परेचर इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर पूरे में हर मॉलिक्यूल में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके, अगेन इफ यू गो फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस, टेम्परेचर विल चेंज। तो टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, बट टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट दिस सरफेस, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल सरफेस, उस पर टेम्परेचर पूरे में सेम रहेगा। तो दैट surface या that molecule is called isothermal surface। ठीक है, तो the cross section part of all the cylindrical rod has same temperature। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे मॉलिक्यूल में सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरह से होगा अंडर स्टेडी स्टेट, और किसी भी एक पॉइंट पर आप टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द टेम्परेचर प्रोफाइल ड्यूरिंग कंडक्शन। तो टेम्परेचर प्रोफाइल देखते हैं कि कैसे जनरेट होता है। टेम्परेचर प्रोफाइल का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर आप टेम्परेचर कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ का पॉइंट जो है वो x = 0 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं x के टर्म में इसको डिनोट कर सकूँ। तो ये L लेंथ का कंडक्टर है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, L। ठीक, क्वेश्चन ये है या कंसेप्ट ये है कि एट x इक्वल्स टू x, कोई भी एक जनरल पॉइंट पर बताइए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट x, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे सोचे इसको, देखो है तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, अंडर स्टेडी स्टेट ही स्टडी करने वाले हैं। तो अंडर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्टेडी स्टेट में हीट जो इनकमिंग होने वाला है यहाँ पर, वही हीट इस पूरे रॉड से जो फ्लो करेगा वही हीट इस रॉड में भी जाने वाला है अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे तोड़कर स्टडी कर सकते हैं कि मेरे पास एक रॉड है जो x लेंथ का रॉड है, ठीक है, तो इससे जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है वही रेट ऑफ हीट फ्लो बाकी के रॉड में हो रहा होगा। तो कितना लेंथ है ये, L - x, ठीक, तो वही हीट फ्लो इससे भी हो रहा होगा। ऐसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो आइए फ्लो रेट दोनों का सेम कर देते हैं। तो फ्लो रेट यहाँ पे क्या आएगा बताओ, देखो K वही है, A वही है। ओके, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, T1 - T, और लेंथ क्या हो गया बच्चों, लेंथ हो गई x। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे KA वही रहने वाला है क्योंकि मटेरियल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने सेम लिया है, ठीक है, और इधर क्या लिखोगे T - T2 बाई लेंथ क्या हो गया, L - x हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों में क्रॉस फ्लो रेट जो है वो सेम कर लिया है, हीट का फ्लो रेट। तो KA और KA कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है किसी भी x पॉइंट पे, तो वो निकल के आ जाता है बाय सॉल्विंग वी गेट T इक्वल्स टू T1 - T2 बाई L इंटू x, ऐसे आ जाता है। ठीक है, इसको आप एक तरह का फॉर्मूला टाइप का लर्न कर सकते हो, और इसको लर्न करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे। देखिए, इसके पहले कि मैं इसको और दूसरे इसमें मैं बताऊं कि ये क्या है कैसे है, इसको मैंने जानबूझ के ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैं डेवलप करना चाहता हूँ एक सेकेंड मेथड जो कि बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेगा। तो मेथड 2 देखिए क्या है। मेथड 2 में क्योंकि इसको मैंने एक स्टेडी स्टेट लिया है और लैग्ड लिया है, मतलब सिस्टम से हीट फ्लो नहीं हो रहा है बाहर, और स्टेडी स्टेट है मतलब जितनी भी हीट पीछे से आ रही है वो सारा ट्रांसफ़र हो जा रहा है हर जगह। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन यूनिफॉर्म होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, dt/dx इज कांस्टेंट। तो जब भी इस तरह की बात हो जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन भी कांस्टेंट होगा।
तो टेम्परेचर का वेरिएशन आप ऐसे कर सकते हैं कि इन L लेंथ, कितना लेंथ लिया गया, ये L लेंथ है, कंप्लीट लेंथ कितना है L, कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है इन L लेंथ टेम्परेचर फॉल्स बाय T1 माइनस T2, ठीक है। देयरफॉर इन X लेंथ टेम्परेचर फॉल्स बाय T1 माइनस T2 बाई L इंटू X बोल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन आ रहा है, बिल्कुल लीनियर तरीके से आप इसको वेरी करा रहे हो, तो आप आराम से यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो टेम्परेचर अगर फॉल इतना हो रहा है तो बताओ x यानी इस जगह पे टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ पे फॉल आपने निकाल लिया, कितने से फॉल हुआ, इतने से फॉल हुआ, तो बताओ है कितना टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर T इज इक्वल्स टू, इससे इतना फॉल हुआ, x डिस्टेंस पे आने के बाद इतना फॉल हुआ, तो आप क्या लिखोगे, T1 में से इतने को माइनस कर दो, इतने का तो फॉल हुआ, ये देखो ये तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया सर। इतना मेहनत करने के बाद इसमें आंसर आएगा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर कॉमन लोगे, फिर डिवाइड करोगे, पर ये एकदम से एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बन के आ गया। अगर आप टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाए तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन के आ रही है वो देखते जाओ। तो देखो, इसको आप लिख सकते हैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ, ये आप प्लॉट करने वाले हो, ठीक है। तो ये अगर y हो गया, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, अगर ये y हो गया तो ये वाला टर्म आप x के साथ लिखोगे, तो T1 माइनस T2 बाई L इंटू एक्स प्लस T1, ठीक है, ये हो गई। इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो मुझे ग्राफ बनाना है, तो ये मेरा y है, तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, ये हो गया। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, जिसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन का कैसा होता है, मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है। तो देखिए वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको कि ये हो गया अपना एक्सेस, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी, T1, तो ये T1 से शुरू होगा बच्चों, T1 से शुरू होने वाला है, और कहाँ तक जाएगा, तो फाइनली ये T2 तक जाने वाला है, क्योंकि फाइनल x इक्वल्स टू L पे T2 होने वाला है, तो ये T2 होने वाला है कहाँ पर, x इक्वल्स टू L पर, ठीक है। तो किसी भी x पोजीशन पर इसकी क्या वेरिएशन होगी, क्या इसका आंसर आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगा, ठीक है, ऐसे, जिसकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक। तो इस तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट निकल के आता है। लेकिन इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि ये तभी ट्रू होगा व्हेन स्टेडी स्टेट एंड लैग्ड, मतलब हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, और स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब जितनी हीट एक साइड से आ रही है सारी हीट दूसरे साइड में पहुंच रही है, हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, टेम्परेचर का वेरिएशन यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर टेम्परेचर का वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इन दैट केस द ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिर कुछ और होगा। तो वो क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। इन दैट केस आप इसको नोट डाउन कीजिए और कुछ क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं, फिर ग्राफ में आगे फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और एक एंड पे 100 डिग्री मेंटेन है, दूसरे एंड पर 0 डिग्री मेंटेन किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ से 0.5 मीटर दूर पर क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करनी है।
ओके, कोशिश कीजिए कैसे करें। तो देखो, या तो आप फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, और नहीं तो फिर आप फिर से डिराइव कर लो। फाइंड टेम्परेचर एट x इक्वल्स टू 0.5 मीटर। तो या तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले में x की वैल्यू डाल के निकाल लो और T1 और T2 की वैल्यू डाल दो, नहीं तो आप फिर से इसको डिराइव कर सकते हैं क्या, कि करंट थ्रू 0.5 इज सेम एज करंट थ्रू बाकी का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट क्या है, 0.5 से आप 2 से 0.5 हटा दो तो कितना बचा, 1.5। 1.5 मीटर से जो हीट फ्लो होगी वही फ्लो 0.5 मीटर से होगी, ठीक है, जो 1.5 से होगी वही 0.5 से हीट फ्लो होगी। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या आया, 100 माइनस टी बाई लेंथ। लेंथ कितना है, 0.5। और इधर क्या लिखोगे, के ए और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टी माइनस ज़ीरो बाई 1.5, ठीक है। तो 0.5 और ये 3 टाइम्स हो गया, ओके। के ए कैंसिल, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 300 माइनस 3t इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा 4t, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो t आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू 300 बाई 4, दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये एक मेथड हो गया जिसमें आप प्योर अपनी मैथमेटिक्स लगाए। अब आप यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते थे। कौन सी लॉजिक लगा सकते हैं, कि देखो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म हो रहा है ना, वही जो यूनिटरी मेथड से आपको मैंने बताया था, ओके। इसमें पूरे में टेम्परेचर का वेरिएशन यूनिफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में जो फॉल होगा वो हर पॉइंट पर एक कांस्टेंट रेट से फॉल हो रहा होगा। तो आप जो मैंने सेकंड मेथड में डिराइव किया वही आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो डिराइव करने के बाद क्या आएगा, देखिए कि 2 मीटर लेंथ में इन 2 मीटर लेंथ टेम्परेचर फॉल्स बाय कितने का फॉल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का 2 मीटर पे आ रहा है, ठीक है। तो 0.5 मीटर पे कितना आएगा, तो इन 0.5 मीटर टेम्परेचर फॉल्स बाय 100 बाई 2 इंटू 0.5, दैट इज, इसका डेसिमल हटा दो, इसको 0 काट दो, इसको 5 से काट दो, तो 25 डिग्री का फॉल आ रहा है। तो 100 से 25 माइनस कर दो, आंसर आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो फॉल्स बाय 75 डिग्री, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 100 माइनस 25, दैट इज 75 डिग्री। तो दिस इज योर मेथड नंबर 2, गॉट इट। ये है इसका आंसर। तो अभी तक टेम्परेचर वेरिएशन कांस्टेंट चल रहा है, यूनिफॉर्म है, स्टेडी स्टेट है, इसीलिए आप टेम्परेचर को लीनियर तरीके से वेरी करा सकते हो। बट हर बार लीनियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर ट्रांजिएंट स्टेट है, स्टेडी स्टेट नहीं है, ठीक है, या फिर के का वेरिएशन कांस्टेंट नहीं है या एरिया का वेरिएशन कांस्टेंट नहीं है, इन दैट केस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विल बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उस पर ग्राफ पहले समझ लेते हैं कि उसको कैसे डील करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ग्राफ के बारे में बात करूंगा जो टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन ग्राफ होगी, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, केस 1 के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। केस 1 क्या है, स्टेडी है और लैग्ड है, स्टेडी एंड लैग्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि थर्मल करंट जो है वो कांस्टेंट है, या फिर आपको स्टेडी में पता होता है कि अगर लैग्ड हो, है ना, लैग्ड हो तो आप कह सकते हैं dt बाई डी एक्स जो है वो कांस्टेंट आता है। फिर भी आप इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, थर्मल करंट दैट इज डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। मैंने क्या लिखा, फोरियर वाला जनरल इक्वेशन लिखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है वेरिएशन कैसे बैठ रहा है। अगर इसी से मैं सारा डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपका स्लोप देने वाला है। तो डी टी बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे, ये चीज़ इधर चला गया तो माइनस आई टी एच बाई
के, ये आने वाला है हर बार, ठीक है। तो अंडर स्टेडी स्टेट एंड लैग्ड सिचुएशन द करंट इज कांस्टेंट, ठीक। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों अभी हमें कांस्टेंट ही लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या क्या कांस्टेंट लिया, के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट एंड एरिया इज आल्सो कांस्टेंट, area is also constant. If all these are constant and it is a steady state and there is no heat loss involved, then the slope of temperature and position graph is constant. Slope is constant and negative. Negative constant slope वाली ग्राफ मुझे प्लॉट करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ t वर्सेस x। तो इसका ग्राफ कैसा आता है मैंने अभी बता ही रखा है आपको कि ये इस तरह से आने वाला है, t वर्सेस x ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये तो ये ग्राफ मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं दूसरे केस में आने वाला हूँ और इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में अनलैग्ड सिचुएशन है, ठीक है, अनलैग्ड। तो अनलैग्ड में क्या होता है, अनलैग्ड में हीट का लॉस होता है सराउंडिंग से, तो फिर जो फ्लो रेट होगी, जो हीट का फ्लो रेट होगा, ये फ्लो रेट ही तो है, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, थर्मल करंट कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ITH इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। पर मैंने K और A दोनों को कांस्टेंट ले लिया है, दोनों को कांस्टेंट ले लिया है। तो अब आप क्या लिखोगे, dt बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ITH बाई K। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये मैं समझ तो गया हूँ, थर्मल करंट है ये, ठीक है ना। थर्मल करंट मतलब फिर से बता रहा हूँ, ये हीट का फ्लो रेट है, हीट का फ्लो रेट है, यानी कि dq बाई dt है, ठीक। तो ये नेगेटिव है, dq बाई dt इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये अनलैग्ड होगा तो इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग विथ पोजीशन। कैसे आप समझ पा रहे हैं, ये रॉड है और लैग्ड हो रहा है तो हीट का फ्लो रेट कम होता जा रहा है, क्योंकि हीट जो है वो लॉस हो रहा है, या किसी भी तरीके से जो हीट करंट है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब स्टेडी सिचुएशन अगर नहीं भी है, अनस्टेडी है, तब भी यही बात होगी। अगर लैग्ड अनलैग्ड नहीं लिखा है पर वो लिखा है अनस्टेडी सिचुएशन या ट्रांजिएंट स्टेट या स्टेडी स्टेट नहीं है, ऑल द अबव केसेस, इन ऑल द अबव केसेस द थर्मल करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्योंकि अनस्टेडी स्टेट सिचुएशन यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट सिचुएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करने लग जाता है, तो हीट का फ्लो रेट भी कम होने लग जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और तो क्या आ रहा है, देखो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है पर ये वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग आ रहा है क्या, dt बाई dx। dt बाई dx क्या है बच्चों, dt बाई dx स्लोप है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है बच्चों, तो कैसा होता है बच्चों, आइए प्लॉट करते हैं। ये है टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप इस तरह से आने वाला है, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर हो गया आपका, मान लीजिए वहाँ का T2 हो गया और ये T1 हो गया। तो इस तरह से टेम्परेचर प्रोफाइल जनरेट होगा, कब, जब नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। कैसे पता चला, जब ये टेम्परेचर कर जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है, वो डिक्रीज कर रहा है, फ्लो रेट इज डिक्रीजिंग। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हीट फ्लो रेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीज करेगा ना तब ये ग्राफ ऐसी बनेगी। तो ये सेम ग्राफ आप कहाँ देख सकते हैं, अंडर ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब जब स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो दिस इज सेम ग्राफ फॉर बिफोर स्टेडी स्टेट, ठीक है, बिफोर स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा होगा उस समय भी यही ग्राफ आने वाला है, ठीक है। और जब अनलैग्ड कंडीशन होगी तब भी ऐसा ही ग्राफ आने वाला है कि ये इस तरह से टेम्परेचर फॉल करेगा। पर ये कांस्टेंट कब आएगा, जब फ्लो रेट कांस्टेंट हो, ठीक है। बाकी दो चीज़ें भी कांस्टेंट है,
के और ए भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ केस 3 जिसमें स्टेडी स्टेट तो होगी बट इस बार इन दोनों में कोई एक चीज़ कांस्टेंट नहीं होगा, कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे को नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए उसमें देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा केस 3 में। अब लास्ट केस देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या कर रहा हूँ मैं, दो में से कोई एक चीज़ को वेरी करा रहा हूँ, तो मैं एरिया को ले रहा हूँ, तो एरिया डिक्रीजेस, ठीक है। तो कैसे ले रहा हूँ मैं, शेप से ले रहा हूँ, कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, ठीक है, और इसमें आपको वेरिएशन बताना है। तो यहाँ पर जब आप वेरिएशन देखोगे तो एरिया जो है वो पोजीशन के साथ कम हो रहा है, लेकिन ये स्टेडी स्टेट ही लेके चल रहे हैं, ओके, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट, तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थर्मल करंट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। देखो बार बार लैग्ड अनलैग्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड होगा इसका मतलब हीट का लॉस नहीं हो रहा, लैग्ड सिचुएशन ही है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ये गिवन है, बस इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थर्मल करंट कांस्टेंट होगा, मतलब हीट फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, माइनस आई टी एच बाई के। तो मैंने थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट ले लिया इसमें के इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, के इज कांस्टेंट एंड इट इज स्टेडी स्टेट। तो क्या कांस्टेंट हो गया, थर्मल करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट, कनेक्टिविटी कांस्टेंट, तो एरिया इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो स्लोप किस तरह वेरी कर रहा है, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो स्लोप कैसी आ रही है, स्लोप इज नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप आपको प्लॉट करना है। तो टी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है जिसमें नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप कैसी होगी, टी वर्सेस एक्स ग्राफ है, ये टी है और ये एक्स है। तो मुझे ग्राफ बनाना है इस तरह से जिसमें नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव स्लोप है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, ये बात तो सही है, लेकिन इसकी जो वेरिएशन है वो इस तरह से हो कि वो नेगेटिव तरीके से इंक्रीज भी करे, तो इसकी स्लोप इंक्रीज भी करे पर नेगेटिव हो, तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है वो इंक्रीज तो कर रही है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे आप समझे कि x बढ़ाने से y कम होना चाहिए तो वो नेगेटिव होगा, और उसके बाद इसकी जो स्लोप है वो देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप। तो इस तरह के ग्राफ तीन अलग अलग बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन में या अलग पार्ट में आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, नोट कि मान लीजिए आपसे मैं ऐसे पूछता कि एरिया कांस्टेंट है, ठीक है ना, एरिया कांस्टेंट है बट इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये वेरी कर रहा है, इट वेरीज, और कुछ इस तरह से वेरी होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि आगे बढ़ने से या तो के बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कोई भी एक चीज़ हो, ठीक है। तो इफ़ के इंक्रीजेस, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो अगर ये के बढ़ेगा तो ये नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप होगा, अगर के कम होगा तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। तो आप के देखना किस तरह से वेरी कर रहा है, तो अगर के इंक्रीज हो ना, तो के अगर इंक्रीज हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके पहले वाला जो ग्राफ है वैसा दिखेगा। अगर के डिक्रीज होगा, के डिक्रीज होगा विथ पोजीशन, आगे जाते जाते के कम हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, के एरिया को कांस्टेंट है और स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है पर ये कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे जैसे के डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो नेगेटिव इंक्रीजिंग, उसका भी ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एरिया वेरी कर रहा है या के वेरी कर रहा है या करंट वेरी कर रही है, ये तीन चीज़ आपको देखना है। अब बोलोगे सर तीनों ही वेरी हो रहा होगा तो तब आप ऐसे गेस नहीं कर पाएंगे, फिर आपको
इक्वेशंस गिवन होंगे किस तरह से वेरी कर रहा है, फंक्शंस गिवन होंगे, फिर आप इंटीग्रेट करोगे, फिर आप पता कर पाओगे कि वो किस तरह से वेरी कर रहा है, जो कि बहुत ही रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन आए। 3 में से कोई एक वेरिएशन आपको दिया जाता है और बाकी 2 कांस्टेंट ही बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।